नमस्कार भाइयों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो आज आपके लिए आपका भाई लेके आया है आईसीआर और बीएचयू के लिए इतने महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के क्वेश्चन कि आप सोच भी नहीं सकते। इन क्वेश्चन से आपको ये प्रॉपर है ना, प्रॉपर आईसीआर की जो बुक है आर्यंत की, उससे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वहाँ से उठाए गए हैं। तो ये 101% जो आपका बीएचयू और आईसीआर का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसको फॉलो करते हुए हैं। तो इन क्वेश्चन से आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी लैंग्वेज है, किस टाइप के ऑप्शंस आते हैं और आपकी तैयारी कितनी है। क्योंकि बीएचयू का एग्जाम आपको जस्ट कल मिलने वाला है, बाकी आईसीआर के में अभी आपके पास टाइम है। तो अगर आपकी तैयारी कम ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो, अपने आप को खुद को उस हिसाब से अपनी तैयारी को देख सकते हो, आंक सकते हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसका। आज जो केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उनका पार्ट फर्स्ट है ये। अब इस पे आपका क्या रेस्पॉन्स रहता है, आपको अच्छा लगता है तो मैं नेक्स्ट इसके जो और भी हैं सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस है, मोस्ट ऑप्शंस क्वेश्चन जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, वो मैं आपको उत्तर सहित व्याख्या में आपको बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन से अपने को 4-5 क्वेश्चन क्लियर आउट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जो ये वीडियोस वगैरह जो स्टडी मैटर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो सिर्फ आपके लिए ही करवा रहा हूँ। और इस पर जेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण, आईसीआर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो बायोलॉजी जीव विज्ञान की रिवीजन क्लासेज है, ऑल इन वन बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, वो भी बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ। और ऐसा मैटर जो शायद ही आपको कहीं और पे मिलने वाला हो, तो वो आपकी इच्छा पे है, बाकी आप खुद समझदार हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट जो कि आईसीआर और बीएचयू के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप एंड तक देखने वीडियो को, स्किप मत करें। और इसके सेकंड पार्ट के बारे में आप मेरे को जरूर बताएं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान की गणना की थी। जो इलेक्ट्रॉन होता है अपना, उसके ऊपर आवेश की मान की गणना किसने की थी? तो ऑप्शन है जे थॉमसन, आर ए मिल्किन, रदरफोर्ड और चैडविक। तो इसका जो राइट आंसर है, आई होप आपने क्लिक आउट कर लिया होगा, ये आईसीआर का ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लग बहुत इजी रहा होगा, पर क्वेश्चन को दोबारा पूछना, पूछ क्या रहा है, क्योंकि इनके क्वेश्चन सरल है, उस लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, घुमा के पूछे होते हैं। तो आपको क्या करना है, पेपर में भी अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। जो क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है उसको एक बार इंग्लिश में देखना, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने को हिंदी में उनका पता नहीं होता है, इंग्लिश पता होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश पता नहीं होती, हिंदी पता होती है। तो वो चीज़ आप नोट आउट करें। अपने को कुछ नहीं, अपने को सिलेक्शन लेना और एक सीट निकालनी है और निकाल लोगे, ठीक है। डरना नहीं है, केमिस्ट्री कुछ नहीं है, अच्छे से मैं करवा रहा हूँ। एक बार आप लेवल देख लो इनका, इनके ऑप्शंस देख लो, इनकी लैंग्वेज देख लो, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, बस मेरा यही मोटिव है इस वीडियो का। बाकी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश पाया जाता है उसके मान की गणना किसने की थी सर्वप्रथम? तो इसका जो राइट आंसर है वो अपना बी है, आर ए मिल्किन ने। अब कुछ बच्चों ने सोचा होगा जे थॉमसन, तो मैं बता दूं जो जे थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश पाया जाता है, उसकी जो चार्ज पाया जाता है, उसके मान की गणना किसने की थी? तो वो आर एम मिल्किन ने की थी। और कितनी की थी? उसके आवेश के मान की जो गणना की थी 1.6, 1.6 इंटू 10 की घात या 10 की पावर -19। ये जो मान है मैं लिख दिया हूँ, मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये जो है ये किसने की थी? आर एम मिल्किन ने की थी। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाया जाने वाला आवेश या चार्ज है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि जब विसर्जन नली में निम्न गैस भरी हो तो एनोड किरणों के लिए एम का अधिकतम मान कितना प्राप्त होता है? जब विसर्जन जो नली है उसके अंदर निम्न में से कौन सी गैस भर दें जब इसका मान अधिकतम प्राप्त होगा एनोड किरणों के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का अपने, वो है सी, H2। अब ये क्यों है? एनोड किरणों के लिए जब E/m का अधिकतम मान H2 गैस से ही प्राप्त होगा। जो H2 गैस है वो जब भरेंगे अपन विसर्जन नाली में तो ये प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है। असत्य मतलब गलत कथन है। गलत कथन कौन सा है? पढ़ोगे, पहले चारों कथनों को पढ़ोगे, ऐसे नहीं फर्स्ट पे लगा दिया टिक, ऐसा नहीं होता। कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, सभी भी आ जाते हैं, कुछ भी नहीं आता है। तो चारों को पढ़ना है पहले, जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर शांत मन से आपको पेपर देना है। बाकी सभी को कल वाले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब उसमें अपनी सीट निकालो और अच्छे से सिलेक्शन लो, अच्छा से अच्छा स्कोर खींचो, ठीक है। बाकी बात करते हैं आईसीआर का एग्जाम जो आपको होने वाला है उसकी, और ये बीएचयू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो आपके लिए, तो एंड तक देखना। बाकी इसके मेरे को बता देना, 3 पार्ट मेरे पास बनाए हुए पड़े हैं, तो अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो मैं आगे का पार्ट आपको प्रोवाइड करवाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से असत्य कथन है।
इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश बराबर परंतु विजातीय होता है। क्या कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है इनके ऊपर आवेश होता है, ठीक है, समान होता है, पर वो क्या होता है, अलग अलग जाति का होता है। जैसे माइनस प्लस अलग अलग जाति हो गई। न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है और सभी सत्य हैं। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो तीसरा जो अपना आंसर है उसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, ये बात गलत होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग अलग होता है। प्रोटॉन का तो द्रव्यमान कितना होता है मैं आपको बता भी देता हूँ यहीं के यहीं, कि जो प्रोटॉन है अपना उसका जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का वो होता है 1.6, मतलब 1.6 गुणा 10⁻⁻27 kg, ये तो होता है प्रोटॉन का। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की अगर, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है अपना 9.1 गुणा 10⁻31, तो दोनों का अलग अलग हो गया। इसका मतलब जो अपना सी ऑप्शन है ना वो गलत है, असत्य है, और अपने को क्या करना था? असत्य को छांटना था। तो तीसरे में अपना सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, बोर सिद्धांत के निम्न सही नहीं है। बोर सिद्धांत के अनुसार निम्न सही नहीं है। बोर के सिद्धांत के अनुसार कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है अपना चौथे क्वेश्चन का, आपने क्लिक आउट कर लिया होगा, वो क्या है? सी। कक्षा की त्रिज्या जो ये पाई n²z, ये वाला सही नहीं है बोर के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, बोर सिद्धांत का प्रयोग करता है, इनमें से कौन सा करता है? हीलियम करता है, लिथियम +2 करता है, या He+2 करता है, या इनमें से कोई नहीं करता है। बोर जो सिद्धांत दिया था, क्या सिद्धांत दिया था वो आपने इतने दिन पढ़ा होगा, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इस क्लास में आपको बता पाऊँ कि बोर ने क्या सिद्धांत दिया था, बट आप अपने दिमाग में रिवाइज करें कि बोर ने क्या सिद्धांत दिया था और कौन सा है इन चारों में से जो उस बोर के सिद्धांत का यूज़ करता है, प्रयोग करता है। तो इसका जो अपना राइट आंसर रहेगा पाँचवें क्वेश्चन का वो है बी। जो लिथियम +2 है वो बोर सिद्धांत का प्रयोग करता है। क्यों करता है? बोर का सिद्धांत क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन के लिए उपयोगी था। जो बोर का सिद्धांत था वो किसके लिए था? एक के लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन के लिए। तो जो लिथियम +2 है उसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन? एक है, और आयन कितने? तो उस प्रकार ये बोर के सिद्धांत का यूज किस में हो रहा है? लिथियम में हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है पांचवे का वो क्या? बी। नेक्स्ट देखते हैं, इतना ज़्यादा डिस्कस किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 7 मिनट की तो अभी हो गई। चलो देखते हैं, फिर भी छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। प्रकाश के वेग से गतिमान जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। इसका जो राइट आंसर है छठवा क्वेश्चन का अपना वो है डी। निम्न सूत्र से गणना कर सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो इस सूत्र से अपन गणना कर सकते हैं, जहाँ पे क्या है? सी बराबर क्या है? सी बराबर क्या होता है? प्रकाश का वेग, और इस वी बराबर क्या होता है? आवृत्ति। आवृत्ति होती है इसका मतलब। नेक्स्ट देखते हैं 7वां क्वेश्चन अपन, निम्न विक्रिया न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विक्रिया जो न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित है, तो वो कौन सी है? चारों विक्रिया, आप 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं एक बार ध्यान से देख लें। इसका जो राइट आंसर है 7वें का अपना, 7वें क्वेश्चन का वो है बी। जो बी पे है वो बेलियम वो वाला है। और वो क्यों है? क्योंकि जेम्स चैडविक जो था, जेम्स चैडविक ने बेरिलियम तत्व पर जो अल्फा जो कणों के बौछार है उससे न्यूट्रॉन प्राप्त हुए थे। आपने पढ़ा होगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। और कैसे की थी? जो बेरिलियम है, बेरिलियम दिख रहा होगा आपको, जो बेरिलियम है उसके ऊपर उसने क्या किए थे? जो अल्फा जो कण है उनकी बौछार की थी, उससे अपने को क्या प्राप्त होता? न्यूट्रॉन। तो ये चीज़ याद रखोगे। 2 चीज़ सोल्व आउट की है मैंने यहाँ पे। 8वां क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि EPN तथा अल्फा कणों के लिए E/m के मान का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा इनमें से? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा होगा? तो राइट आंसर आप क्लिक कर लें। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि कण के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को कहते हैं। जो E/m है ये किसको बोलते हैं? कण के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। यहाँ पे तो आएगा कण का आवेश और यह है द्रव्यमान का अनुपात। तो ये पूछ क्या रहा है कि बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा इसके लिए? तो राइट आंसर 8वें का आपने क्लिक आउट कर लिया होगा, इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन अपन, किसी कक्षक के संबंध में सही तथ्य है। किसी कक्षक के संबंध में सही तथ्य है। कौन सा तथ्य सही है किसी कक्षक के संबंध में? एक कक्षक नाभिक के चारों ओर वह चक्राकार मार्ग है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। एक कक्षक के अपन क्या पढ़ रहे हैं? एक कक्षक, एक जो कक्षक है क्लास है उसके बारे में कौन सा इनमें से 4 में से कौन सा तथ्य जो है वो सही है, राइट है?
इनमें से ऐसा होगा कि एक सही होगा या गलत होंगे या चारों सही होंगे, तो ध्यान से पढ़ोगे। सेकंड अपन पढ़ते हैं कि एक कक्षक हमेशा गोलीय चक्राकार मार्ग रखता है। एक कक्षक नाभिक के चारों ओर का वह भाग है जिसमें परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 90 से 92% होती है। और जो अपना डी ऑप्शन है वो क्या है, अप्रोक्सिमेटली ऑल ऑफ दीज, मतलब सारे तथ्य सही हैं। तो इसका जो अपना राइट आंसर है 9 नंबर के क्वेश्चन का वो क्या है, डी। ये जो 3 लाइन है, तीनों तथ्य है ना, वो तीनों ही सही है। इसलिए मैंने कहा है कि क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को पढ़ा करो आप हमेशा। ऐसे ही अब डायरेक्ट ए भी भर सकता था मैं, क्योंकि ए मेरा सही है। मैं बी भी भर देता, सी तक नहीं जाता, तो क्योंकि बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो आप यही कह रहा हूँ मैं, इसका मेन मोटिव मेरा यही है पेपर बनाने का, ये जो आपको प्रोवाइड करवाने का, कि आपको एवरेज हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे घुमा के आ रहे हैं, लैंग्वेज क्या है, ऑप्शंस क्या है, किस प्रकार अपने को हैंडल करना है। बाकी आईसीआर का एग्ज़ाम अभी तक लेट है, हो सकता है मैं आपको इससे पहले 3 या 4 पार्ट अवेलेबल करवा दूं अगर आप चाहो तो, इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो। परमाणु की त्रिज्या जो कितनी है, 10⁻⁸ सेमी, तथा नाभिक की त्रिज्या 10⁻13 सेमी है, मतलब 10 की पावर कितनी है, -13। परमाणु का कितना भाग नाभिक के द्वारा गिरा होगा, जो परमाणु है उसका, इसकी त्रिज्या बता दी, परमाणु त्रिज्या बता दी तथा नाभिक की त्रिज्या बता दी, तो इसका कितना भाग है जो परमाणु का जो नाभिक के द्वारा घिरा होगा। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देख लें आप। जो इसका राइट आंसर है 10वें का, वो मैं बता देता हूँ। जो 10वां क्वेश्चन है अपना, उसका राइट आंसर सी है। अब ये कैसे आया, इसमें जो परमाणु का आयतन 4/3 लगा के पाई 10⁻⁸ का होल क्यूब लगा के आप सेमी इससे निकाल लेना। जो सूत्र है, क्या सूत्र है कि नाभिक का आयतन बटा परमाणु का आयतन बराबर 10⁻15, वो वाला इस पर अप्लाई होगा, वो आप अपने हिसाब से कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का सत्यापन किया था। जो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है उसका सत्यापन कौन से वैज्ञानिक ने किया था, डी ब्रोगली, ठीक है, डेविसन व जैमर ने, इन सभी ने, या रदरफोर्ड ने। तो 11वां जो अपना क्वेश्चन है उसका जो अपना राइट आंसर है वो है कौन सा है, डेविसन व जैमर, मतलब बी। जो बी है 11वें का, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन। नियोन जो है उसका बोरबेरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब ये बोरबेरी नियम कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, बाकी मैं इसका बता देता हूँ बोरबेरी नियम के अनुसार कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास सही है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो इसमें जो 12वां क्वेश्चन है अपना, उसका जो राइट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट देखते हैं 13वां क्वेश्चन की क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है, यहाँ तक है। इसमें बोरबेरी नियम अनुसार इलेक्ट्रॉन वितरण क्रम कितना है, जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का परमाणु क्रमांक भी बता दिया हमने 17। इसका जो बोरबेरी नियम अनुसार इसका इलेक्ट्रॉन का वितरण क्रम कौन सा है इनमें से सही है। तो जो 13वां अपना क्वेश्चन है उसका जो अपना राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा, 2, 8, 7, मतलब कौन से ऑप्शन में है, 2, 8, 7। 13वां क्वेश्चन देखोगे आप, सी जो इसका है वो राइट आंसर है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, अब आपको यह पता होना चाहिए 11 पे कौन सा आता है, ठीक है, कि यदि किसी का परमाणु क्रमांक 11 है या प्रोटॉन की संख्या 11 है, तो उसका आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। इनमें से 12 न्यूट्रॉन उपस्थित है तो इसका परमाणु भार कितना होगा। बहुत ही सोचने वाला और अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज में दिया है, ऑप्शंस भी अच्छे हैं, तो इस क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो आपको कैसे क्वेश्चन मिलने वाला है पेपर में। तो उस हिसाब से आप देखें एक बार, बाकी मैं आपको इसका राइट आंसर जो है वो लिखवा देता हूँ। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तथा इसके 12 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं तो इसका परमाणु भार होगा। 14वां अपना जो क्वेश्चन है उसका कितना होगा, 11 + 12 करो आप, कितने हो गए, 23। डी आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15वां। रेडियो एक्टिविता एक बेरुकल बराबर होता है। रेडियो एक्टिविता का एक बेरुकल किसके बराबर होता है, तो जो आपका 15वां क्वेश्चन है उसमें आएगा 1 विघटन प्रति सेकंड, 1 विघटन प्रति सेकंड, मतलब राइट आंसर ए। 16वां देखेंगे कि अल्फा कण समान होता है, किसके समान होता है, हीलियम के नाभिक के, इलेक्ट्रॉन के, हाइड्रोजन नाभिक के और प्रोटॉन के। तो जो 16वां क्वेश्चन है अपना, उसमें जो राइट आंसर है 16वें के अंदर वो है ए, हीलियम के नाभिक के समान। एक रेडियो एक्टिव परिवर्तन निम्न प्रकार होता है, ये जो दे रखा है इसमें इस प्रकार का उत्सर्जन, जो उत्सर्जित विकिरण का क्रम है क्रमशः वो कौन सा है। तो जो 17वां अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ बी। अब इसको सोल्व आउट कैसे करना है वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे लेंथली हो जाएगा, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, सहसंयोजकता में होता है, जो सहसंयोजकता होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का बराबर साझा होता है, प्रोटोनों का साझा होता है, प्रोटोनों का स्थानांतरण और न्यूट्रॉनों का स्थानांतरण। तो जो सहसंयोजकता है उसमें क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें क्या होता है। ये जो अपना केमिकल बॉन्डिंग
रासायनिक बंध्यता या केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। आज मैं आपको लगभग 3 या 4 टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व आउट करवा रहा हूँ बहुत अच्छे से, तो वो आप देख लें। पहला जो अपना था वो इलेक्ट्रॉन वाले से था, परमाणु संरचना, एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है परमाणु संरचना, उससे हमने सोल्व आउट कर लिए। अब अपन बात कर रहे हैं किससे, रासायनिक बंध्यता या केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक से नेक्स्ट करेंगे। तो मैंने आज की वीडियो में वैसे 3 या 4 टॉपिक ऐड किए हैं, तो भी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा आई होप। तो आगे आपका क्या सीन रहता है, वो आगे जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं आईसीआर की जो केमिस्ट्री है उसमें जितने भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2020 के मैं सारे टॉपिक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा विथ क्वेश्चंस। बात कर लेते हैं सहसंयोजकता में होता है, तो मैंने 4 ऑप्शन बता दिए हैं। अब आप राइट आंसर क्लिक करें कि सहसंयोजकता में क्या होता है। पहला क्वेश्चन है अपना ये, सहसंयोजकता में होता है। तो मैं बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो ए, इलेक्ट्रॉनों का बराबर साझा होता है। क्योंकि जो सहसंयोजक बंध है 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। जो सहसंयोजक बंध बनते हैं वो किससे बनते हैं, 2 जो परमाणु है अलग अलग जो भी है, जो उनके मध्य जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है ना, जो हिस्सेदारी है बराबर की, उससे बनते हैं। जो अपना पहला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी धातु एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे धातु नहीं दी, यहाँ पे दे दिया एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 281, मतलब पहले में 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8 फिर 1, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र कितने होगा। जो धातु है एम धातु, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है तथा इसके ऑक्साइड का सूत्र अपने को पूछा है। तो दूसरा जो अपना क्वेश्चन है, तो उसके धातु के बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, देख पा रहे होंगे आप, बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। फिर इसके बाद में अपना आगे देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तथा ऑक्सीजन के बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः अपन क्या करेंगे इसको m+1, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप। और O2 -2, तो अपने पास क्या बन गया, m+1 का ये इधर से आ गया तो M2O हो गया, ठीक है, M2O हो गया। तो इसका राइट आंसर भी मिल गया होगा आपको B, M2O, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संयोजकता के जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसने किया था, लुईस ने किया था, गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड ने या चैडविक ने किया था। तो अपना जो तीसरा क्वेश्चन है कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का प्रतिपादन कोसेल तथा लुईस ने किया था। किसने किया था, कोसेल और लुईस, 2 वैज्ञानिक थे, कोसेल और लुईस। इसमें 1 दे रखा है, तो आपका तीसरे क्वेश्चन में जो राइट आंसर है ए। फोर्थ देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होते हैं, जो रासायनिक केमिकल जो रिएक्शंस होती है उनके अंदर कौन पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉपर वे में, इलेक्ट्रॉन करते हैं, प्रोटॉन करते हैं या न्यूट्रॉन करते हैं या मेसॉन करते हैं। तो जो आपका चौथा है, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो राइट आंसर ए है। जो भी केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या करते हैं, जो एटम अपना परमाणु है उसके क्या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो करते हैं, और जो सहसंयोजक बंध बनता है वो भी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही बनता है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र निम्न में से कौन सा सही है। तो क्लोरीन का कौन सा सही है, इनमें से आप देख लें एक बार, मैं बता देता हूँ कौन सा सही है। 5वें का जो अपना राइट आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा बी। छठा देखते हैं, सहसंयोजक यौगिक दर्शाते हैं कि सहसंयोजक यौगिक क्या दर्शाते हैं, कम गलना सहसंयोजक, 1 मिनट सॉरी, जो चौथा आपका क्वेश्चन है रासायनिक इलेक्ट्रॉनों, ये सही है। 5वां जो आपका क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो ए आएगा। सॉरी 1 मिनट, ये थोड़ा मैंने देखने में गलती कर दी, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए रहेगा। और तो ऊपर तो मैंने सारे सही बताए हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत भी हो जाता है तो आप मेरे को एक बार, मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9460654892 पे, जो आपको चैनल का पेज विजिट करो, वहाँ पे बहुत कुछ स्टडी मैटर मिलने वाला है आपको, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आप एक बार विजिट करना और मेरे को मैसेज कर देना, ये PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, और आगे की भी हो सकता है मैं कर दूँ आपको, अगर आपको ज़रूरत हो, आपको लगे कि मेरा कुछ भला हो सकता है, क्योंकि मैंने आपके भले के लिए ही कर रहा हूँ मैं, तो मैं आपको सेंड कर दूँगा वो चीज़। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अपन कि NaCl में पाई जाने वाली संयोजकता है। NaCl में कौन सी संयोजकता पाई जाती है, आयनिक, सहसंयोजकता, उपसहसंयोजकता या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो 7वां आंसर है उसका जो राइट आंसर है वो ए है, आयनिक सहसंयोजकता या आयनिक संयोजकता। अब ये NaCl के निर्माण में Na में से 1 इलेक्ट्रॉन तथा Cl पे स्थानांतरित हो जाता है। होता क्या है, जब NaCl का निर्माण होता है तो जो Na है अपना, उसका 1 इलेक्ट्रॉन Cl पे क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, तथा इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण के द्वारा वैद्युत संयोजक तथा आयनिक बंध बनता है ना, वो NaCl में आयनिक संयोजकता पाई जाती है। Na और Cl के बीच में क्या पाया जाता है, आयनिक बल के कारण ये जुड़े होते हैं। क्यों जुड़े होते हैं, क्योंकि Na जो है
वो अपना एक इसको स्थानांतरित कर देता है Cl को, इस वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। जितना मैं यहाँ पे समझा पा रहा हूँ उतना मैं समझा दूंगा, बाकी केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी मेरे को थोड़ी ज़्यादा आती है केमिस्ट्री के बजाय। निम्नलिखित में से किस अणु को सहसंयोजी बंध सर्वाधिक ध्रुवीय है? निम्नलिखित में से किस अणु में जो सहसंयोजी बंध सर्वाधिक ध्रुवीय कौन सा है? इसमें से HI का है या इसका है, हीलियम का है, HBr का है, HCl का है या H2 का है? तो क्वेश्चन नंबर जो अपना 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, उसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है C, HCl। परमाणु ये क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में जितना अधिक अंतर होएगा ना, दो परमाणु है इनकी विद्युत जो ऋणात्मकता है, जितना अधिक अंतर होएगा सहसंयोजकता बंध उतना ही अधिक ध्रुवीय होएगा। यहाँ HCl में क्या है, H तथा जो Cl की जो विद्युत ऋणात्मकता है ना, उनमें अधिक अंतर होने के कारण में सबसे जो बड़ा जो ध्रुवीय है ना, ध्रुवीय बंध, सहसंयोजक बंध, वो HCl का है। क्यों है समझोगे दोबारा से कि ये ध्रुवीय कब होता है। इसके लिए क्या रूल फॉलो है कि परमाणु की विद्युत ऋणात्मकताओं में, दो परमाणु सपोज दैट, या इनसे बना हुआ है ये कोई परमाणु, जो इसकी विद्युत ऋणात्मकता है ना, इनमें जितना अधिक डिफरेंट होगा ना, उतना ही अधिक वो अणु क्या होगा, ध्रुवीय होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो ध्रुवीय है H और Cl की जो विद्युत ऋणात्मकता है ना, बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो वो HCl है राइट आंसर। मैंने ये भी बताया क्यों है। 9वां देख लेते हैं, और किसी भाई को अगर कुछ ज़्यादा आता हो तो वो मेरे से संपर्क कर लें वैसे, क्योंकि हो सकता है मैंने भी केमिस्ट्री बहुत टाइम पहले पढ़ी थी तो कुछ गलत हो सकता है, तो एक बार आप देख लें आपके हिसाब से। पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा मोटिव यही है कि आपको ये एवरेज हो जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, लैंग्वेज किस टाइप की है, ऑप्शन किस टाइप के हैं, तो आपका अच्छा पेपर हो। और मेरा यही है कि आप बस अच्छे से अच्छा करके आओ और जीत जाओ। बाकी बायोलॉजी की रिवीजन क्लासें, एग्रीकल्चर के मोस्ट क्वेश्चंस जिन्होंने नहीं देखे ना भाई, एक बार ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि वो मैंने बहुत मेहनत करके एक एक बुक से उठा के दिए हैं आप। नेक्स्ट देख लेते हैं यार 10वां क्वेश्चन, टाइम बहुत हो रहा है। 9वां नहीं देखा क्या अभी? धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? जो अपना 9वां क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है 90 का, वो है B। ठीक है, अब ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद पढ़े हुए हो। एक युग्म बंध दो परमाणुओं को जोड़ता है तो उसमें सहभाजिता इलेक्ट्रॉन है। एक जो युग्म बंध है वो दो परमाणुओं को जोड़ता है तो उसमें जो सहभाजिता इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे? जो 10वां है वो कितने होंगे? तो इसका जो राइट आंसर है अपने 10वें का वो क्या है? C, 4 होंगे। कैसे होंगे? द्विबंध, जो द्विबंध दो परमाणुओं के मध्य 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। जो द्विबंध बनता है ना, ये जो पूछ रहा है ना अपने, वो क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए उसमें सहभाजिता के अंदर। सहभाजिता या भागीदारी एक ही चीज़ है, साझेदारी। 11वां देख लेते हैं कि जल में बने शक्कर के विलयन में होते हैं, जल में बने शक्कर के विलयन में होते हैं। तो 11वें का जो अपना राइट आंसर है वो है A, स्वतंत्र अणु होते हैं। कैसे होते हैं? शर्करा में सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है, आपको सबको पता है C6H12O6, उसमें क्या होता है? शर्करा में सहसंयोजी जो बंध है वो उपस्थित होते हैं, अतः ये जल में मुक्त अणुओं के रूप में रहता है, सहसंयोजी है, और जल में डालेंगे मुक्त अणुओं के रूप में पाया जाएगा। तो स्वतंत्र अणु या मुक्त अणु एक ही चीज़ हो गई। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनुचंबिकित जो है निम्न में से अणुओं में से कौन प्रदर्शित करता है? ये जो दे रखे हैं, जो अनुचुंबकीयता कौन प्रदर्शित करता है? चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं वो करते हैं, या इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले करते हैं, धनावेशित होते हैं, अयुग्मित होते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है अपना 12वें क्वेश्चन का, वो कौन सा है? अनुचुंबकीयता प्रदर्शित कर से कौन से करते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मतलब डी ऑप्शन राइट है। ऐसे अणु जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही अनुचुंबकत्व गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये आ गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं आयनात्मक जो विश्लेषण है, वॉल्यूमेट्रिक जो एनालिसिस जो आपका टॉपिक है उसमें से। ठीक है, ये सोल्व आउट कर लेते हैं, बाकी मैं आपको शायद इसी टॉपिक का है, लास्ट 3 टॉपिक का बनाया मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि यूरिया के 1 विलियन में 100 ml मिली यूरिया के 6.02 × 10⁻20 अणु हैं। इस यूरिया में विलियन की सांद्रता अवोगाद्रो जो स्थिरांक है Na बराबर कितना है? 6.02 × 10⁻23 मोल -1। तो उसमें कितना होएगा? तो इसका जो राइट आंसर है अपना फर्स्ट का वो है A। सेकंड देखोगे फास्फोरिक अम्ल H3PO3 के 0.1 m जलीय विलयन के 20 मिली को पूर्ण रूप से उदासीन करने के लिए 0.1 m जलीय विलयन को KOH की जो आवश्यकता होगी वह कितनी होगी? तो जो अपना दूसरा जो आंसर है, दूसरे का राइट आंसर, आई होप आपने क्लिक आउट कर लिया होगा, दूसरे का राइट आंसर वो कितना है? तो दूसरे का मैं बता देता हूँ आपको, कौन सा है? C, 20 ml। वो कैसे होगा 20 ml, वो भी मैं बता देता हूँ कि जो H3PO3 है फॉस्फोरिक अम्ल है, वो एक द्विक्षारीय अम्ल है, द्विक्षारीय अम्ल है। तो इसको कितनी चाहिए होगी?
इसका जो राइट आंसर है दूसरे का वो यही। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, ताप बढ़ाने, सॉरी तीसरा कहाँ गया, निम्न में से कौन सा ताप बढ़ाने पर बदलेगा, निम्न में से कौन सा ताप बढ़ाने पर बदलेगा। जो राइट आंसर है इसमें निम्न ताप बढ़ाने पर कौन बदलता है, मोलरता बदलती है या मोलरता बदलती है, मोल प्रभाज या विलेय का पार प्रभाज। तीसरा जो अपना राइट आंसर रहेगा तीसरे का वो क्या है, बी, क्या है, मोलरता। मोलरता जो है वो ताप बढ़ाने पर बदलेगा। क्या होता है, ताप जब बढ़ाते हैं तो जो कोई भी पदार्थ उसकी जो मोलरता है ना वो घट जाती है, क्या होती है उसमें, ऋणात्मक होती है, वो घट जाती है ताप बढ़ाने पर। तो बदल कौन सा रहा है इसमें, ताप बढ़ाने पर मोलरता बदल रही है। क्या बदल रही है, जितनी थी उससे कम हो गई, बदल गई ना। चौथा देख लेते हैं एक बार, 20 क्वेश्चन है ये। ऊंचे स्थान का जल क्वथनांक घट जाता है क्योंकि जो ऊंचे स्थान है उनका जल क्वथनांक घट जाता है क्योंकि क्या होता है, किस वजह से घट जाता है, तापमान कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब उच्च होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो चौथे का अपना राइट आंसर है वो क्या है, बी, वायुमंडलीय दाब कम होता है। यदि वायुमंडलीय दाब 76 सेमी पर Hg से कम है तो द्रव का निम्न ताप से उबल जाता है। तो ये इसमें राइट आंसर क्या रहेगा अपना, बी। नेक्स्ट देख लेते हैं पांचवा, शुद्ध जल की मोलरता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी है, तो वो कितनी है, 55.6 सी। पांचवे का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी। अब मोलरता कैसे निकालते हैं आप सबको आना चाहिए। अब यहाँ पे तो मैं बता नहीं सकता मोलरता कैसे निकालते हैं, शायद बोर्ड पे ट्राई किया होता तो बता भी सकता था। क्लास 26 मिनट की हो चुकी है, अब मैं जल्दी जल्दी सीधा आंसर बताऊंगा आपको, इतना डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सातवां देखते हैं 0.2 जो है Na2CO3 विलियन की मोलरता कितनी होगी। सातवें का जो अपना राइट आंसर है वो है ए। आठवां देखते हैं 10 ग्राम विलेय को 90 ग्राम विलायक में, विलेय और विलायक ये विलियन के दो पार्ट होते हैं, विलेय और विलायक, इन दोनों को मिलाते हैं तो विलियन सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट चीज देखोगे 10 ग्राम विलेय हो 90 ग्राम विलायक में घोला गया तो इसका विलियन में द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो जाएगा। आठवां जो अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है, इसको भार अनुसार कर लेना, प्रतिशत भार अनुसार, प्रतिशत बराबर विलेय का भार और विलियन का भार इंटू 100, ऐसे करोगे तो ऊपर लिख देना आप 10 बटा हो गया 90 प्लस 10, ठीक है, इंटू 100, तो बराबर कितने आ गए, कटपिट के 10 आ गए। आता होगा ये तो सोल्व आउट करना आपको, तो कितने आ गए, 10 आ गए। तो अपने का जो आठवां क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो सी 10 है। कैसे आए वो मैंने बता दिया, फॉर्मूला पे लगा के मान रख के। अब इतना सा आप खुद देख लेना एक बार, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9वां तो देख लिया, 9वां नहीं देखा शायद। सांद्रता को निरूपित करने वाली, सांद्रता को निरूपित करने वाली निम्न में से कौन सी विधि ताप से स्वतंत्र है। 9वां क्वेश्चन देखोगे और 90 का जो राइट आंसर है वो है मोललता। मोललता का ताप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मोललता का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, Na2SO4 आणविक द्रव्यमान जिसका 142 है उसके 7.1 ग्राम जल को जल में विलय कर कुल आयतन 100 ml में विलय कर तो उस विलयन की मोलरता कितनी होगी। जो 10वां अपना क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है बी 0.5। 11वां जो यही मोलरता क्वेश्चन है आप सोल्व आउट करोगे, इसको मैं नहीं कर रहा, इसका राइट आंसर मेरे को पता है बट मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप मेरे को बताओगे। इसकी जो मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, सॉरी, इसकी जो मैं पीडीएफ सेंड करूंगा उसमें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ये चीज़। नेक्स्ट 12वां आप करोगे मोलरता वाला, मोलर वाला सारे आप करोगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अपन देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन, H3PO4 का तुल्यांकी भार कितना है। और वो जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं उनको आप वीडियो को पॉज करके ऐसे कर लिया, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लो यूट्यूब से और इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करो आपकी रफ कॉपी में। आपको भी तो आना चाहिए, कुछ सूत्र वगैरह याद होने चाहिए, एक बार आप ट्राई कर लो। ये 63 ग्राम ऑक्सीजन अम्ल के विलयन में n/10, ये सारा कुछ आप ट्राई करोगे। मैं 18वां क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। H3PO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है। तो 18वां जो अपना क्वेश्चन है, H3PO4 में 3 विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। इसमें क्या है, 3 जो विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु स्थित है, आपको दिख रहा होगा H3, ठीक है, परमाणु उपस्थित है। तो इसकी जो क्षारकता है ना वो कितनी हो गई, 3 हो गई। अपन क्या तुल्यांकी भार याद कर रहे हैं, तो क्षारकता कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अपन जब अम्ल का तुल्यांकी भार का क्या सूत्र होता है, अणुभार बटा क्षारकता, अणुभार बटा क्षारकता, अरे यार क्षारकता, ये क्या होता है, तुल्यांकी भार याद करने का सूत्र होता है अणुभार बटा इसका जो क्षारकता है अम्ल का तुल्यांकी भार। तो इसमें इसका तुल्यांकी भार कितना हो गया, H3PO4, इसका जो अणुभार है वो आप निकालो कितना हो गया, वो हो गया देखो 98 बटा नीचे क्या लिखना है, इसकी क्षारकता लिखनी है। क्षारकता मैंने बता दी कि इसमें दो H3PO4 में 3 विस्थापनीय हाइड्रोजन अणु है,
मतलब परमाणु उपस्थित है, मतलब इसकी क्षारकता भी 3 ही है, तो मैंने लिख दिया 98/3 मतलब, ठीक है, अपॉन 3। अब क्या करना है, इसको सोल्व आउट करूंगा मैं, जब 3 + 31 + 64 = 98, ये कैसे निकाला मैंने 98, वो भी मैं बता देता हूँ एक बार। जो 98 आया ना वो कैसे आया है, तो आप देखो ये प्लस करो, 3 तो ये हो गया, प्लस 31 इसका हो गया, प्लस इसका कितना हुआ 64, टोटल कितना होगा 98। मैंने लिखा अम्ल का, इसका सूत्र बताया मैंने, अणुभारता बटा क्षारकता, तो अणुभारता हो गई 98, क्षारकता कितनी हो गई थी 3, तो 16 आउट करने पे मेरे पास कितने आ रहे हैं, इसको 32 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 32.66, तो राइट आंसर अपना हो गया 32.66। कौन से में है, सी में है, देख पा रहे होंगे आप। तो H3PO4 का मैंने तुल्यांक बार निकालना बता दिया है, अणुभार बटा क्षारकता, अणुभार हो गया 98, क्षारकता हो गई कितनी 3, 16 आउट किया 32.66 आ गए, सी आंसर राइट है। 19वां देख लेते हैं, यदि कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार m है तो इसका तुल्यांक बार कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, या आप अपने हिसाब से सोल्व आउट करोगे, m/2 करके ऐसे हो जाएगा ये, तो ये होगा इसका राइट आंसर 19वां जो अपना क्वेश्चन है उसका। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, यदि एक लवण के अणुभार तथा तुल्यांक भार का अनुपात 2.1 है तब इसकी कुल धनात्मक संयोजकता का मान कितना होगा। 2:1 है तो धनात्मक जो संयोजकता है, पॉजिटिविटी है, उसका कितना मान होगा, वो चीज़ चेकआउट करें आप। तो इसका क्या है, तुल्यांक भार बराबर क्या करोगे, अणुभार बटा, सूत्र में बता देता हूँ, अणुभार बटा अपॉन में क्या लिखोगे, अणुभार के कुल धनात्मक संयोजकता, कुल धनात्मक संयोजकता, तो इसका अणुभार हो गया 2, ठीक है। और इसका जो ये हो गई, 1 मिनट में देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन दोबारा, कि यदि एक लवण के अणुभार तथा तुल्यांक भार का अनुपात 2:1 है तब इसकी कुल धनात्मक संयोजकता का मान कितना होगा। तो तुल्यांक भार का सूत्र क्या बताया था मैंने, अणुभार बटा कुल धनात्मक संयोजकता, तो इसका अणुभार मैंने लिख दिया 2, और इसकी जो तुल्यांक भार का जो हो गया वो हो गया 1, तो इसका 16 आउट किया तो आ गया 2, तो इसका जो राइट आंसर है वो दे गया 2 हो गया। तो ये मैंने 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन सोल्व आउट करवाए हैं, आप एक बार पढ़ें इनको अच्छे से देखें क्या लैंग्वेज है, और आपको अच्छा लगता है, इससे कुछ आपको लगता है हेल्प हो सकती है, मेरे को तो लगता है बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आपको लगता है तो आप मेरे को बताएं, मैं आपको इससे आगे वाले पार्ट भी प्रोवाइड करवाऊँ इस क्वेश्चन पेपर के केमिस्ट्री के। बाकी एग्रीकल्चर और बायो के, एजी और बायो के मैंने बहुत ही अच्छा बहुत कुछ मैटर किया, आप सिलेक्शन जितना मैटर मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। जिन भी भाइयों ने नहीं देखा है एक बार प्लेलिस्ट विजिट करें और ज़रूर देखें। बाकी सभी को धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो।